हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम विप्रो के क्वार्टर फोर के प्रॉफिट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो क्वार्टर फोर का प्रॉफिट आया है वो किस तरह का आया है, और ये स्टॉक के टेक्निकल लेवल के बारे में भी बात करेंगे कि अब इस स्टॉक को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए और क्या टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका जो प्रॉफिट आया है 2343 करोड़ रुपए का आया है, और इसके जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था 2459 करोड़ रुपए का था। तो अगर इसके कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये पॉइंट 4.7% का इसने डाउनफॉल दिखाया है। ठीक है, 4.7% का इसने डाउनफॉल दिखाया है। और अगर इसकी हम कंपेयर करें इसके ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से, तो 6% की इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, 6% के इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसका मतलब है कि प्रॉफिट इनके पिछले क्वार्टर से जिनसे हम कंपेयर करते हैं डाउन है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इतना नेगेटिव नहीं है। आज मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, और देखिए किस तरह से जहाँ से खुला और उसके बाद तेज़ी से एक बेल्ट होल्ड कैंडल बना ली इसने और ऊपर की तरफ भी भागा है। तो इतना नेगेटिव नहीं था जिस तरह से इसके बारे में बात करी जा रही थी। और मैंने आपको टेलीग्राम में पहले ही बता दिया था। और इसका देखो मेन क्या है, इनके जो सब्सिडी है ना सारी कंट्री में फैली हुई है। ये इतनी बढ़िया कंपनी है फिलहाल इस टाइम पे, और इतने सस्ते रेटों पे मिल रही है जिसका पी रेशियो सिर्फ 10-11 के आसपास ही है। तो मैं चीज़ें दिखा दूंगा। अभी पी रेशियो 10-11 के आसपास ही है, तो इस टाइम ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और अगर हम इसके ग्लोबल रेवेन्यू देखें, अगर इसका ग्लोबल रेवेन्यू देखें जिसका सिर्फ इंडिया से 5% ही आता है, अमेरिका से 57% इसका बिजनेस है, और यूरोप से, ठीक है, मतलब अमेरिका को छोड़ के और यूरोप में जो भी कंट्री आती हैं 23% का रेवेन्यू आता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बच गए हैं उनसे 14% रेवेन्यू आता है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका से इसका बिजनेस जुड़ा होने से तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है। और इतनी सब्सिडी है इसकी कंपनी की, इनकी कंपनियों की भी बहुत सब्सिडी है, मतलब कि इनके अंडर काम करते हैं। और जिस तरह से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है आने वाले टाइम में, ये हमें एक मल्टी बैगर कंपनी, अगर मल्टी बैगर कंपनी अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, एक ब्लू चिप कंपनी में भी ये आ सकती है। और अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो इनका जो कहते हैं ना कि 31% इनका जो प्रॉफिट आता है, लगभग लगभग 31% BFSI से आता है, और 6% इनका जो प्रॉफिट आता है कम्युनिकेशन लाइन से आता है, यहाँ देख लेना। और 13% जो इनका प्रॉफिट आता है ENU से आता है, और 13% ये आता है इनका टैक्स से, टेक्नोलॉजी से। और 8% आता है इनका MFG से, मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, और 13% लगभग लगभग प्रॉफिट इनका आता है HLL से। तो ये प्रॉफिट है इनके, जो इन्होंने एक बिजनेस यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हैं, मतलब 10% से ऊपर जो जो भी हैं वो इसमें दिखा देते हैं, और भी छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं वो दिखाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो और अगर जियोग्राफी अगर बात करें तो हमने आपको बता ही दिया है। और इनके देखो जो पार्टनर हैं, इसके जो विप्रो के जो पार्टनर हैं काफ़ी, जैसे भी गूगल क्लाउड है, EMC हो गया, ओरेकल हो गया, तो काफ़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी पार्टनर हैं इनके। तो ये कंपनी किसी भी हालत में कोई कमज़ोर कंपनी नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रुख दिखाएगी। अब इसकी शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग किस तरह की है। तो शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें तो देखो, प्रमोटर का हिस्सा 74% का है, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। इसका मतलब कि जब प्रमोटर 74% हिस्सा रखते हैं किसी कंपनी में, इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए 10% पब्लिक का है, अदर इंस्टीट्यूशन का आप लगा लो। इसमें मेरे ख्याल से 6 से 7% के आसपास होगा। जैसे कि 4% तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी का, 4.8, और 0.7 हो गए, 5.5 तो यही हो गए। और म्यूचुअल का हो गया, म्यूचुअल फंड के, तो म्यूचुअल फंड का तो इसने अलग से दे रखा है 1.42%, यहाँ पे देख सकते हो। जो म्यूचुअल फंड के 1.42% हिस्सा है इसमें, ये वाली लाइन है जो म्यूचुअल फंड की। तो ये चीज़ें हैं कि कहने का मतलब है कि 74% इनका एक तरीके से प्रमोटर पे है, और फॉरेन एफ FPI पे कम से कम 8.4% है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये रहा।
तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी का अगर 82% ऐसे इन्वेस्टरों के हाथ में है जो कि एक तो प्रमोटर हैं और दूसरा फॉरेन ओनर है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये कंपनी हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया एक अपसाइड मूव देने के लिए तैयार है। और रिपोर्टिंग सेगमेंट की बात करें तो अगर आप देखोगे तो बीएफएसआई से इनका जो रेवेन्यू आता है 8144 का आता है, और हेल्थ बीयू से आता है 30 का, सीबीयू से आता है 4546 का, ईएनयू से आता है 3766 का, टैक्स से 390 का, एमएफजी से 323361, इस तरह से इनके प्रॉफिट आते हैं। और ये प्रॉफिट जाके और देखो आईटी प्रोडक्ट से आईएसआरई से आते हैं। अ, उम, तो आईएसआईसी तो माइनस में गया है और रिकंसिलिएशन आइटम से 171 का माइनस में है। लेकिन अगर इसका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखें 23,451 का, जो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट बनता है वो ये है। हुँ, और अगर हम मेन बात ये होती है कि देखो कंपनी प्रॉफ़िट तो ठीक है कमा लेती है, हो सकता है कंपनी का बढ़िया बिज़नेस चला हो, लेकिन क्या पता हो सकता है कंपनी ने कुछ गड़बड़ करके प्रॉफ़िट दिखा रखा हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, कि कैश फ्लो से हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी का जो एक्चुअल में प्रॉफ़िट है वो कंपनी ने कुछ कमाया है या नहीं, या ऐसे ही कुछ चीज़ें दिखा दी हैं मनगढ़ंत ट्रांज़ैक्शन एंट्री करके। तो कैश फ्लो से हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि हाँ, एक्चुअल में कंपनी ने प्रॉफ़िट है अर्न करा है या नहीं करा। तो देखिए यहाँ पे ये 2020 का है, ये 2019 का है, ठीक है? तो इनकी जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई है ना, वो हुआ है 1,07,027 मिलियन, ये मिलियन में है फिगर, ठीक है? तो इसको अगर करोड़ में हम पढ़ेंगे तो 10,702 करोड़ रुपए, ठीक है? तो इनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई है उसमें टैक्स वगैरह पेड करके तो इनका लगभग लगभग 10,064 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशन एक्टिविटी से। मतलब कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है ना, ऑपरेशन वो होता है जो, ठीक है? और दूसरा कुछ ऐसा होता है कि देखो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है कि जैसे कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, उसको कहीं या तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया हो कहीं पे, या कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह जो भी इनको ज़रूरत पड़ती है वो खरीदी है, फिर वो बेची हैं। तो उनकी जो लेन-देन होती है उसमें जो कैश आता है जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है? जैसे कि इन्होंने 11,78,247 मिलियन का एक अगर देखें यहाँ पे तो परचेज करा है एक इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर हो सकता है यही इन्वेस्टमेंट बेचा हो इन्होंने एक प्रॉफिट पे 12,12,826 का, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से इनकी जो प्रॉफिट हुआ है 34,012 करोड़ का हुआ है, ठीक है? तो और अगर हम यहाँ बात करें फाइनेंशियल एक्टिविटी में वो चीज़ें आती हैं जो कि जैसे कि मान के चलो इन्होंने कुछ शेयर इश्यू करे हैं, ठीक है? अब कंपनी ने नए शेयर इश्यू करे हैं, या कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे थे उनके ऊपर डिविडेंड पे करा है, वो डिविडेंड पेड करा है तो वो माइनस में आ जाते हैं, जैसे यहाँ कॉमा लग रहा है। या कोई इन्होंने लोन की रिपेमेंट करी हो या नया लोन लिया हो, वो सारी एक्टिविटी इस बॉक्स में आती है, ठीक है? तो उनसे जो कैश आया हुआ होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर माइनस में होता है तो जिससे कि इन्होंने माइनस में तो साइड में ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से देखें तो ये 150 लाख का, सॉरी, 1,50,000 का इनका, 1,50,998 मिलियन का इनका माइनस में है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नुकसान है, इन्होंने क्या कहते हैं कि इन्होंने जो बायबैक की भी पेमेंट करी थी यहाँ पे 1 लाख की, तो इसके कारण से माइनस में है। तो इन सब के बावजूद भी देखो पिछले साल इन्होंने कोई बायबैक नहीं करा था, इस साल इतना बायबैक भी करा था, ठीक है? तो इन सब के बावजूद भी कंपनी का अ, जो नेट इंक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इतना ज़्यादा नहीं घटा है, तो सिर्फ 16,343 करोड़ रुपए का ही घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है। तो कहने का मतलब है कि इतना अगर 1,50,000 मिलियन का अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी में खर्च करने के बावजूद भी, ठीक है, मतलब वो जो रिपेमेंट करने के बावजूद इनका इतना नेगेटिव नहीं है, तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में बढ़िया है, मतलब जो दिखाया है वो सही है, और आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ करेगी
और बढ़िया प्रॉफिट आपको सामने दिखाएगी। तो वहाँ से हमें जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा एक उछाल आने को मिलेगा। तो किसी के बहकावे में आके इन चीज़ों को खाली ना करें और एसआईपी करें इनमें। ज़रूरी नहीं है 100% फंड इसमें एकदम ही इन्वॉल्व कर दे। तो 10-15% की आप जो भी, जैसे कि मान के चलो आपको लगाने 1000 रुपये, तो एक शेयर आज खरीद लिया, 2 शेयर और डाउन जाएगा, अगर डाउन जैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट और मार्केट में आता है तो और डाउन जाएगा तो और खरीद लेना 2-3 शेयर, फिर और डाउन जाता है तो 4-5 शेयर और खरीद लेना। इस तरह से आप एसआईपी करके आप इसमें एक लंबे समय के लिए शेयर होल्ड रख सकते हो। ये 5-6 साल में अगर होल्ड रखोगे तो काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि जहाँ अब ये 186-87 के आसपास जो भी रेट चल रहा है, तो उससे डबल आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। टेक्निकल लेवल के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। टेक्निकल लेवल, यहाँ देखिए टेक्निकल लेवल जैसे कि आज विप्रो खुला था, यहाँ पे खुला था और मैंने आपसे कहा था कि मेरे को रिजल्ट इसका इतना बेकार नहीं लग रहा जितना की बात चल रही है। तो यहाँ से खुलते ही ओपन इक्वल टू लो एक कैंडल बनी थी और यहाँ पे जाके टकराई थी अपने फिबोनाची 21.4% पे। ठीक है, अपने फिबोनाची के 21.4% पे टकराई थी। कल अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो 189 पे जैसे क्रॉस होगा तो आपको 199 तक के टारगेट आराम से देखने को इसमें मिल जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 189 भी आपको अपना बेस बनाना है। इसके ऊपर अगर जाए तो आपके लिए फिर टारगेट एक्टिव हो जाएंगे 213 रुपये के, उसके बाद 230 के, 247 के। तो ये टारगेट आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे, तो इनके बेस पे आप इनको बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये एक मेन लाइन हो जाएगी 189, इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ओके गाइस, बाय बाय।